एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज़ योर एजुकेटर दीक्षा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, जो हमारी यूनिट थी सेल बायोलॉजी, उसमें जो कि है हमारे बीएससी 6th सेमेस्टर बॉटनी पेपर 1 यूनिट 1। तो ये सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे बीएससी बॉटनी, इसके लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। अगर आप बीएससी जूलॉजी में हैं, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी में हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो नेट लाइफ साइंसेज हो, यूजीसी नेट हो या फिर नीट का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपको इनिशियली इसके जो डायग्राम्स हैं उनको देख के लगेगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उनको अगर आप समझ गए और प्रोसेस आपने अच्छे से समझ ली तो फिर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एकदम अच्छे से वो कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, जो कि हर एग्ज़ाम में काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो सेल डिवीजन से आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि सेल डिवीजन मतलब डिवाइड होना, जिसमें एक सेल से 2 सेल बन जाए जिस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। और सेल साइकिल वो प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल साइकिल होती है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो सेल डिवीजन में होते हैं, उन इवेंट्स का जो सीक्वेंस है उसको ही हम सेल साइकिल बोलते हैं। तो सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच 1 सेल विल गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सेल 2 डॉटर सेल्स को राइज करेगा, मतलब बनाएगा। जैसे एक सेल है, ये एक सेल आपने कंसीडर कर ली। अब ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। डॉटर सेल्स ये 2 बन गए, 2 डॉटर सेल्स। तो इसका मतलब है एक सेल ने 2 सेल्स बना लिए अपने जैसे, आइडेंटिकल, सेम टू सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एक सेल है, इसमें अलग प्रोटीन्स हैं, इन दोनों सेल्स में अलग नहीं, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल सेल्स बनाएगा। और डॉटर सेल्स बोलेंगे हम, जो नए सेल्स बने होंगे ना उनको डॉटर सेल्स बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं से फिर फर्दर आगे और सेल्स बनेंगे। तो ये डॉटर इसलिए हुई क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं वही बर्थ देती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो इसीलिए इनको डॉटर सेल्स बोलेंगे। तो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाएं। तो सेल डिवीजन समझ में आ गया होगा। फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इंक्रीजेज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिर्फ एक सेल के होते हैं, तो उनमें जो सेल डिवीजन होता है वो और उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। जैसे ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक सेल होता है। मान लो ये अमीबा है, उसमें सिर्फ एक सेल होता है, तो वो ऐसे डिवाइड कर देगा, अपने एक सेल को 2 सेल में बना देगा, तो वो उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी। फिर ये सेल, ये 2 सेल्स हैं, ये 4 सेल्स बना लेंगे, वो 4 8 सेल्स बना लेंगे। इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह से जो मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं उनमें ग्रोथ और जो हाइट, ये सारी चीज़ें इंक्रीज करने के लिए सेल डिवीजन का यूज होता है। जैसे अभी हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन आइदर इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स और प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो सेल डिवीजन होता है वो होता है किस वक्त? सबसे ज़्यादा जब जाइगोट होता है, जाइगोट कंडीशन होगी तो फिर वो सिंगल सेल होगा जाइगोट कंडीशन में। फिर वो बहुत सारे सेल्स बनाएगा, 1 से 2, 2 से 4, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल डिवीजन होगा, तो सेल बहुत सारे हो जाएंगे और एक फुल बॉडी बन जाएगी, एक एम्ब्रियो बन जाएगा। फिर उस एम्ब्रियो में भी डिवीजन्स होंगे, फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो सेल डिवीजन वहाँ पर यूज होता है। और नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब जो जर्मिनल सेल्स होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं, वो नए सेल्स, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने में हेल्प कराते हैं। तो वहाँ पर मियोसिस प्रोसेस होता है। और जो जाइगोट होता है उसमें ग्रोथ कराने के लिए सोमेटिक सेल्स में, वहाँ पे होता है माइटोसिस डिवीजन। अभी हम देखेंगे सेल डिवीजन की सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं, तो उसमें ही हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सेल साइकिल, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच द सेल इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल साइकिल। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का वो सीक्वेंस, मतलब इवेंट्स होते जाएंगे, डिफरेंट इवेंट्स, जो प्रिपरेशन पूरी होगी
वो उसका सीक्वेंस होगा, एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस में होंगे, जो प्री डिफाइंड सीक्वेंस होगा सेम उसी में होंगे। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसके द्वारा इवेंचुअली अल्टीमेटली इन द एंड जो एक सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएगा। उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल समझ आ गई होगी। ए सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर फेजेस। एक सेल साइकिल में 2 मेजर फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। अब ये दोनों फेजेस भी सब डिवाइडेड होते हैं फर्दर, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो सेल डिवीजन और सेल साइकिल 2 टर्म्स हैं, वो आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। तो ये है एक इम्पोर्टेंट डायग्राम जिसमें हम देख पा रहे हैं कई सारे फेजेस दिख रहे हैं हमें। तो जो अभी हमने देखा था सेल साइकिल, तो ये सेल साइकिल का डायग्राम है। इसमें 2 फेजेस हमने पढ़े थे, एम फेज और इंटरफेज। तो एम फेज तो हमें दिख रहा है, ये है एम फेज 1 आवर का होता है। और ये जो बाकी पार्ट्स हैं G2 S G1, ये सारे इंटरफेज के पार्ट्स होते हैं, जो कि अभी हम एक एक करके इन डिटेल देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ये डायग्राम अभी हम समझेंगे, अभी आप देख लो एक बार। तो स्टार्ट करेंगे इंटरफेज से। सबसे पहले इंटरफेज, द पीरियड बिटवीन सेल डिवीजन इन विच द सेल ग्रो डेवलप एंड फंक्शंस। तो इंटरफेज वो पीरियड होता है सेल डिवीजन का या सेल साइकिल का जिसमें सेल ग्रो करता है, अपने सारे कंटेंट को ग्रो कर देगा और अपने फंक्शंस में डेवलपमेंट करेगा। तो इसको हम प्रिपरेटरी फेज़ भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि प्रिपरेशन करेगा सेल डिवीज़न की। जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेके करते हो, 1 ईयर और 6 मंथ्स। तो इसी तरह से ये वाला जो फेज़ है सेल साइकिल का, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। जैसे ह्यूमंस में 24 आवर्स में हम डिवाइड करेंगे, अगर डिवीज़न होगा 24 आवर्स का, तो जो पूरा इंटरफेज है वो 23 आवर्स ले लेगा। और जो एम फेज है, मेन डिवाइडिंग फेज है, वो सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रिपरेटरी फेज है, ये एक अच्छे से प्रिपरेशन कराता है पूरे सेल का। पूरा कंटेंट ग्रो होगा, सारी चीज़ें ग्रो होंगी, वो प्रिपेयर हो जाएगा कि अब वो डिवाइड हो जाए 1 से 2 सेल्स में। तो अब हम देखेंगे इसके क्या क्या फेजेस हैं। इंटरफेजेस फर्दर डिवाइड इनटू 3 सब फेजेस, ये 3 सब फेजेस में डिवाइडेड है। आगे क्या क्या है वो, G1 S और G2 फेज। तो अभी हम इंटरफेज को डिटेल में देखेंगे, G1 S और G2 को भी देखेंगे। अभी हमने समझ लिया कि एक्चुअली इंटरफेज क्या होता है। अब नेक्स्ट एम फेज देखेंगे। द पीरियड ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन एम फेज इंक्लूड्स 2 ओवरलैपिंग इवेंट्स। तो जो एक्टिव सेल डिवीजन है जिसको हम एम फेज बोलते हैं, उसमें 2 ओवरलैपिंग इवेंट्स होते हैं, मतलब एक के बाद 1-2 इवेंट्स होते जाते हैं। क्या है वो, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसको हम अलग पढ़ेंगे। और साइटोकाइनेसिस जो साइटोप्लाज्म सेल का, उसका अलग डिवीजन होगा, वो भी पढ़ेंगे हम अलग। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस समझ में आ गया होगा कि साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो कैरियोकाइनेसिस। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। In M phase, sister chromatids are equally divided into that results in a complete set of genetic information for each of the resulting cell। जो M फेज होता है उसमें जो क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, हमने क्रोमोसोम वाला लेक्चर देखा था, लास्ट लेक्चर न्यूक्लियस का था, वो आप देख सकते हो जाके चैनल पे। तो जो M फेज है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो इक्वली डिवाइड होके कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन 2 रिजल्टिंग सेल्स में, दोनों सेल्स में बांट देती हैं वो हाफ information। M phase is the continuous process, but we have divided it in 5 sub phases for our convenience। तो M phase कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन हमने उसको अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी स्टडी के कन्वीनियंस के लिए उसको 5 सब फेजेस में बांट दिया। क्या क्या है वो, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज और मेटाफेज और एनाफेज और लास्ट टीलोफेज, जिसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो इस फेज को हम डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं, एम फेज को डिवाइडिंग फेज। तो एम फेज माइटोसिस हो सकता है सोमेटिक सेल्स में, और जो जर्मिनल सेल्स या गैमेट सेल्स होती हैं उनमें एम फेज हो सकता है मियोसिस। तो ये दोनों डिफर करेंगे बेस्ड अपॉन द सेल। अब सेल साइकिल एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। सेल साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया, इंटरफेज, एम फेज। तो इंटरफेज में क्या क्या है, लॉन्गेस्ट फेज है ये, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा टाइम यही फेज लेता है। 95% ऑफ ड्यूरेशन, जितना टाइम है उसका 95% ये फेज ले लेता है।
सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें सेल ग्रोथ होती है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सेल अपना साइज ग्रो करेगा, अपना कंटेंट ग्रो करेगा और डीएनए जो है वो डबल हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। तो इसको अभी हमने देखा था प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, मतलब प्रिपरेशन करता है, जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना स्टूडेंट्स, उसी तरह से यहाँ पे सेल अपने डिवीजन की प्रिपरेशन करता है। ये प्रिपरेटरी फेज है, तो प्रिपरेशन में तो टाइम लगता है, तो उसी तरह से ये 95% ऑफ ड्यूरेशन लेता है। उसके बाद जैसे जो रियल एग्जाम होता है वो एम फेज होता है, चाहे फिर वो मायोसिस हो या म्योसिस हो, तो उसमें तो थोड़ा सा टाइम लगता है एग्जाम में। तो इसी तरह से ये 5% ऑफ ड्यूरेशन लेता है। शॉर्टेस्ट फेज होता है, इंक्लूड्स कैरियो एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवीजन और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इसी को हम डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, नाम याद रखना, डिवाइडिंग फेज। एक्चुअल डिवीजन होता है इस फेज में, एम फेज में। तो अभी हम डायग्राम समझते हैं। हमने अभी देखा इंटरफेज और एम फेज। तो एम फेज तो ये दिखाई दे रहा है। अब ये यहाँ से शुरू होती है सेल साइकिल G1 से G2 फेज तक। अब G2 फेज तक आएगी, इस पूरी प्रोसेस को इंटरफेज बोला जाता है। क्या? इंटरफेज, और या फिर प्रिपरेटरी फेज। तो G1 ये 8 से 10 घंटे लेगा। ह्यूमंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो आउट ऑफ 24 आवर्स 8 से 10 घंटे G1 फेज। एस फेज जहाँ पे रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, वो 6 से 8 घंटे लेगा। और G2 फेज 4 से 6 घंटे लेगा। उसके बाद रियल जो डिवाइडिंग फेज है उसकी एंट्री होगी एम फेज की, 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। 5 सब फेजेस हैं, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, जो कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। तो इंटरफेज में क्या क्या है? G1S और G2 फेज। तो ये पूरा सेल साइकिल का डायग्राम है, ये याद रखना, इसको बनाना सीख लेना। अगर रिटन एग्जाम है तो बना दोगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन में, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। याद रखना, इसको बनाना सीख लेना। अब नेक्स्ट हम इंटरफेज के जो फेजेस हैं वो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे जो एक्चुअल डिवाइडिंग फेज है, दैट इज एम फेज। तो सबसे पहले G1 फेज, इसको हम G से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब है गैप फेज। गैप, जो सेल डिवीजन में जो गैप आता है, जो रियल डिवाइडिंग फेज है एम फेज, उसके बीच में जो गैप आता है उसको G1 फेज बोलते हैं। जो फर्स्ट गैप है उसको बोलते हैं G1। फर्स्ट गैप फेज प्रेजेंट बिफोर द एस फेज। जो एस फेज है जिसमें रेप्लिकेशन हो जाता है डीएनए का, उससे पहले आता है ये, और ये फर्स्ट गैप होता है। इट्स द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वेरिएबल फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का और मोस्ट वेरिएबल फेज भी होता है। मैक्सिमम साइज ऑफ द सेल इज इंक्रीज इन दिस फेज। जो सेल है उसका साइज, जो मैक्सिमम साइज जितना बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है इसी फेज में, इंक्रीज हो जाता है। असेंबली ऑफ प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। जो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स है ये आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम पढ़ते हैं सेल डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी प्रोसेसेस पढ़ते हैं, उसमें मिलेगा आपको प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। तो जो रेप्लिकेशन होगा उससे पहले प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स भी असेंबल होगा, तो उसकी असेंबली इसी फेज में स्टार्ट हो जाती है, G1 फेज में। असेंबली ऑफ प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स ओरिजिन साइट्स आल्सो अकर इन द लेट G1। ये लेट G1 में ही हो जाता है ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम इज आल्सो इनिशिएटेड इन द लेट G1। तो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन, जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पढ़ लेना, उनके बारे में जान लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द सेल डिवीजन। तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम इज आल्सो इनिशिएटेड इन द लेट G1। लेट G1 में ही सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया G1 फेज, गैप 1 फेज। नेक्स्ट एस फेज। एस फेज में सिंथेटिक फेज इसको हम बोलते हैं। इसमें रेप्लिकेशन जो होता है, सेल का जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो डबल हो जाता है। अभी जैसे जेनेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो अगर सेल डबल नहीं करेगा तो इसको इक्वली दोनों सेल्स में डिवाइड करना है। जैसे आप देख सकते हो, सोच सकते हो, अगर आपको नोट्स चाहिए, कोई टीचर आपको नोट्स दे रहा है, जैसे आप मुझसे नोट्स मांग रहे हैं तो मैं आपको नोट्स दूंगी। 2 बच्चे मांग रहे हैं तो उनको एक नोट्स है, उनमें से हाफ फाड़ के तो नहीं दे दूँगी, उनकी कॉपी करवानी पड़ेगी, तो तभी इक्वली उनको उससे बेनिफिट मिलेगा।
तो इसी तरह से अगर सेल है, उसका कंटेंट जो डीएनए कंटेंट है वो कॉपी नहीं हुआ, उससे पहले डिवाइड हो गया, तो फिर वो किसी यूजफुल नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा, तो उसकी कॉपी करनी पड़ेगी। फिर वो दो सेल्स, जो दो डॉटर सेल्स बनेंगी, उनमें इक्वली डिवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए कॉपी करने का जो फेज है उसको सिंथेटिक फेज बोलते हैं। यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, और डीएनए का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है इसमें एक्चुअली। फेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन जनरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये वो फेज होता है जहाँ पे डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होती है, और जो क्रोमोसोम है उसकी दो आइडेंटिकल कॉपीज़ बन जाती हैं, जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। अभी हम देखेंगे क्या होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन आल्सो कंप्लीटेड इन दिस फेज। जो सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन है, जो कि बिगिन हो गया था G1 फेज में, स्टार्ट हो गया था होना, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा S फेज में। एस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स बट नॉट क्रोमोसोम नंबर। यहाँ पे ये याद रखना कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो उतना ही है, क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे जितने हैं। जैसे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है तो वो 46 ही रहेंगे, लेकिन उनका जो कंटेंट है वो डबल हो जाएगा, उनमें सिस्टर क्रोमेटिड्स 2 आ जाएंगी। सेंट्रोमियर तो 46 ही रहेंगे। तो एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता। ये दोनों अलग हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा जितना है, नहीं तो सेल में एब्रेशंस आ जाएंगे, क्रोमोसोमल एब्रेशन, जो कि डिफरेंट डिसीजेस कॉज करेंगे, सेल का पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, ये याद रखना। अर्ली एस फेज, जो अर्ली एस फेज है उसमें यूक्रोमेटिन रेप्लिकेशन होगा। यूक्रोमेटिन और हीट्रोक्रोमेटिन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जिसमें न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल पढ़ाया था, उसमें आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। लेट एस फेज में होता है हीट्रोक्रोमेटिन रेप्लिकेशन। तो ये डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये एक सेंट्रोमियर है, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये बीच वाला, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। लिख देती हूँ सेंट्रोमियर। ये एक क्रोमोसोम है और ये G1 फेज का क्रोमोसोम है। तो ये एक सेंट्रोमियर है, ये क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड्स इसमें दिख रही हैं। अब एस फेज आया, एस फेज से यहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स दिखने लगी, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है तो वो एक ही है, इस वजह से एक क्रोमोसोम कंसिडर किया जाएगा, जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम। तो एक सेंट्रोमियर दिख रहा है तो एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर दिख रहा है तो एक क्रोमोसोम, लेकिन डीएनए का जो कंटेंट है वो यहाँ से यहाँ पे कॉपी हो गया है, डबल हो गया है। एक सेंट्रोमियर यहाँ, एक सेंट्रोमियर यहाँ, सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है और ये G2 फेज का क्रोमोसोम है। यहाँ पे G1 फेज में इस तरह से दिख रहा है, फिर एस फेज यहाँ पे पूरा रेप्लिकेशन चला और फिर G2 फेज में इस तरह से बन जाएगा। तो G1 जो सिंगल क्रोमोसोम है G1 फेज में वो हाईली फोल्डेड स्टेट में होता है, नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। ये रेप्लिकेटेड डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 1 सेंट्रोमियर एंड 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मीन्स डबल डीएनए मॉलिक्यूल कंटेंट, दैट इज 1 क्रोमोसोम 2 डीएनए मॉलिक्यूल। एक क्रोमोसोम और 2 डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो एक सेंट्रोमियर और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे क्या शो कर रही हैं कि डीएनए कंटेंट है वो तो डबल है और क्रोमोसोम सिर्फ एक है। यहाँ पे याद रखना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ फंक्शनल सेंट्रोमियर। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है कि कितने क्रोमोसोम है, ये डिसाइड होता है जो फंक्शनल सेंट्रोमियर्स कितने दिख रहे हैं हमें, उससे जितने भी फंक्शनल सेंट्रोमियर्स होंगे उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पे एक एक दिख रहा है तो एक एक क्रोमोसोम है, लेकिन जो डीएनए का कंटेंट है वो यहाँ डबल हो चुका है, यहाँ पे हाफ डीएनए का कंटेंट है। अब ये हाफ डिवाइड कर जाएंगे, अलग अलग 2 सेल्स बनेंगे, उनमें चला जाएगा आधा आधा इस तरह से। अगर ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर सिस्टर क्रोमेटिड्स वाला कॉन्सेप्ट है। एस फेज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट G2 फेज, गैप 2 फेज प्रेजेंट बिटवीन एस एंड एम फेज। जो एस फेज है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और जो एम फेज है जो रियल डिवाइडिंग फेज होता है, उसके बीच में प्रेजेंट होता है ये गैप 2 फेज। नेक्स्ट अलाउ ग्रोथ ऑफ सेल इंक्लूडिंग डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो इस फेज में जो डुप्लीकेशन होता है, सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है और सेल की ग्रोथ होती है। जैसे सेल का हमने डीएनए रेप्लिकेट कर दिया, उसकी कॉपीज दोनों डॉटर सेल्स में हम डिवाइड कर देंगे, एक सेल दोनों डॉटर सेल्स में दे देगा एक एक कॉपी। उसी तरह से जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे प्लास्टिड्स हैं और लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है,
ये सारे सेल ऑर्गेनल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स भी डुप्लीकेट कर जाएंगे, फिर एक एक कॉपी इनकी भी जो डॉटर सेल्स हैं उनमें चली जाएगी। तो आई होप आपको G2 फेज़, S फेज़, G1 फेज़, M फेज़ सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम माइटोसिस पढ़ेंगे, M फेज़ स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आप पूरे नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो क्लास बायोलॉजी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।